लास्ट टाइम हमने सीखा था एडजॉर्प्शन का कारण क्या होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन। और उसके साथ साथ हमने एक बात और भी सीखा था कि जब भी एडजॉर्प्शन फिनोमेना होती है तो एडजॉर्प्शन के पीछे दो एंटिटीज मौजूद रहती हैं। एक को बोलते हैं एडजॉर्बेंट, याद है आपको क्या होता है एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट। और दूसरा जो है वो एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट। अगर आपने लास्ट लेक्चर को ठीक से देखा तो आपसे मैं दो क्वेश्चन करूंगा, और अगर उस दो क्वेश्चन का जवाब अभी 2 मिनट के बाद जब भी आपके पास आए, अगर आप उसको दे सकते हैं तो वो आपका टॉपिक क्लियर है, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। पहला क्वेश्चन ये है कि रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज द मेन कॉज ऑफ एडजॉर्प्शन, वो कहां पे पाया जाता है? एडजॉर्बेंट पे पाया जाएगा या एडजॉर्बेट पे पाया जाएगा? क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से फिर से सुनिए। एडजॉर्प्शन का कारण रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना है, और वो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे पाया जाता है? एडजॉर्बेंट पर पाया जाता है या एडजॉर्बेट पे पाया जाता है? इसका जवाब आपको देना है। रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्बेंट पे पाया जाता है या एडजॉर्बेट पे पाया जाता है? इसका जवाब देना है आपको। कमेंट में भी पास कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जब भी एडजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा तो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या सेम रहेगा या बढ़ेगा? हिंट में दूं तो रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस होने लग जाएगा या नहीं? तो दूसरा क्वेश्चन फिर से क्लियर करिए कि जब भी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी तो आप मुझे यह बताइए कि रेसिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको देना चाहिए, और तभी आपको समझ में आएगा कि आपने पहला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया है। नाउ वी विल गेट ऑन टू द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इफ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझते हो ना आप लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक से समझते हैं तो मैं बताता हूं कि जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो हमें हमेशा तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ेंगी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ेंगी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई पड़ेंगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। बताने की जरूरत पड़ेगी क्या कि एक्सोथर्मिक क्या है? थोड़े सबकॉन्शियस माइंड का भी यूज करो, अपने अचेतन दिमाग का भी यूज करो, खुद से भी पूछो, अपने आप जवाब मिलेगा। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब बाहर, थर्मिक का मतलब हीट, यानी हीट बाहर निकल रही होती है किसके दौरान? एडजॉर्प्शन के दौरान। तो एडजॉर्प्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट वहां पे रिलीज होगी। और अगर थोड़ा बहुत तूने पढ़ रखा है भाई तो ये तेरे को समझ में आना चाहिए कि इसी को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन विल ऑलवेज बी व्हाट? नेगेटिव। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज, ध्यान से सुनिएगा, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज randomness decreases. Randomness decreases. Can you say something about this randomness? थोड़ा लॉजिकल रहो और ध्यान से देखो कि रेंडमनेस को हम डिसऑर्डरनेस भी बोलते हैं, डिसऑर्डरनेस भी बोलते हैं। और यहां पे फिर से एक बार मैं कहूंगा, थोड़ा अपने मन से पूछो, आपको इसका भी जवाब मिलेगा। डिसऑर्डर क्या होता है आपको पता है, बिखरा होगा। डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस को हम डिसऑर्डरनेस बोलते हैं, और डिसऑर्डरनेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब ये जो मैं रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस की बात कर रहा हूं, इसको हम साइंटिफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भाई तुम्हारे को पता होना चाहिए कि रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रोड्यूस होता है, और इस पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम एक थर्मोडायनेमिक्स में एक नई कहानी लेके आते हैं, और उस नई कहानी का नाम होता है एंट्रोपी। उस नई कहानी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी।
और अगर मैं तीसरे लफ्जों में कहना चाहूं तो इसका मतलब होता है एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर आपको एंट्रोपी जानना होगा तो अगर मेरे पास वक्त रहता है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ही देखना होगा, क्योंकि लेक्चर्स को मैं 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं कंटिन्यू करूंगा। तो मैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं आपको कि एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो वो पहला एक्सोथर्मिक होता है, हीट हमेशा रिलीज होती है। कैसे, मैं अभी आपको अनुभव करा के भी दिखा दूंगा। फिलहाल तो इतना ध्यान रखिए कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चेंज इन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी तो रेंडमनेस डिक्रीज होगा। रेंडमनेस को ही हम बोलते हैं डिसऑर्डरनेस। वो भी कहते हैं कि रेंडमनेस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होगा। और रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को डिफाइन करने का पैरामीटर थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि दैट रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इज डिफाइंड बाय एंट्रोपी। And the symbol of entropy is what? The symbol of entropy is S. But we will talk about delta S. थोड़ी मैथमेटिक्स दिमाग में चलती है, जरा सा भी अच्छे हो पढ़ने में, जरा सा भी दिल लगता है पढ़ने में, नहीं लगता है तो लगाओ, तो आपको समझ में आएगा कि अगर रेंडमनेस डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एस का मतलब क्या होगा? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। शुरुआत में रेंडमनेस ज्यादा है, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करके आपको रिमाइंड करवाऊं तो पता है कि मेज पर, टेबल मेज पर धूल का जमना, और अगर उस धूल को हम छोड़ दें तो धीरे 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 मेज के सरफेस और धूल में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो मेज के सरफेस पे धूल का पड़ना एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है मेरे भाई। और धूल पहले क्या है? बिखरी हुई है। बिखरी हुई मतलब रैंडम है, यानी डिसऑर्डर है, और बाद में वही धूल क्या करती है? मेज के सरफेस पे जाके जम जाती है। तो जम जाती है, नहीं ऑर्डर्ड हो जाती है, डिसऑर्डरनेस खत्म हो जाता है भाई मेरे, रेंडमनेस खत्म हो जाता है, ऑर्डर्ड हो जाता है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज होता है, रेंडमनेस डिक्रीज होता है। तो शुरुआत में ये ज्यादा था, मान लो क्वांटिटी के बारे में बोले तो 10 था, बाद में कम हो गया क्योंकि डिसऑर्डरनेस कम हुआ है, तो बाद में 4 ही रह गया। तो 4 - 10 क्या होता है भाई मेरे? बोल ले, बात समझ में आती है। तो अगर एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वहां पे डिसऑर्डरनेस, रेंडमनेस या एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। और साइंटिफिकली हम कैसे समझेंगे इसको कि चेंज इन एंट्रोपी विल ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर एडजॉर्प्शन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एडजॉर्प्शन इज free energy decreases. Free energy decreases. बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्री एनर्जी को ही हम एक और नाम से पुकारते हैं, that is called as what? Gibbs energy. फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। आप में से कई लोग होंगे जिनको पता होगा फ्री एनर्जी क्या है, माय ब्लेसिंग्स। और कुछ लोग जिनको नहीं पता है मेरे भाई फ्री एनर्जी क्या होती है, मेरे 2 मिनट की बात को ध्यान से सुनो। दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास हमेशा 2 तरह की एनर्जी होती है। पहली एनर्जी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। पहली एनर्जी को हम बोलेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। और दूसरी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। तो दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट के पास, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके पास 2 तरह की एनर्जी होती है। एक होती है टोटल एनर्जी और दूसरी होती है गिब्स एनर्जी। मैं समझाने के लिए आपको ऐसे समझा सकता हूं कि आप कोई भी बाइक है, कार है, स्कूटर है, जब उसको आप चलाते हो तो उसके मेटलिक पार्ट और प्लास्टिक पार्ट, सभी पार्ट एटम से मिलकर बने हुए हैं। हर एक एटम के पास कुछ न कुछ एनर्जी है। क्या उस एनर्जी को यूज करके आप उस गाड़ी को चला पा रहे हो? नहीं। गाड़ी चल कैसे रही है? उसमें जो आप पेट्रोल डाल रहे हो उससे, और पेट्रोल भी जो डाल रहे हो उसमें से भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। उसका 40% 50% के अप्रॉक्स उसको आप यूज करते हो अपनी बाइक को चलाने के लिए, उसकी एनर्जी को यूज करते हो। ऐसे मैं समझाता हूं कि मैं बोलूंगा करोड़पति आदमी हूं,
आप बोलोगे यार अभी ऐसे खड़ा हुआ है, ये कह रहा है करोड़पति है, होगा? कुछ लोग बोलेंगे अबे ऐसे ही बोल रहे। ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन है, बट मेरी बात एक समझना कि मैं यहां पे खड़े खड़े करोड़पति हूं। मेरा 50 लाख का किडनी इधर है, 50 लाख का किडनी इधर है, कुछ आंखों का भी दाम होगा, कुछ बाकी अंग का भी दाम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो आपकी किडनी दे के आऊंगा कि भैया मेरी किडनी रख ले, बाकी पैसे मेरे को वापस कर दे। ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो मैं होलिस्टिक हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जब मैं चाय पीने जाऊंगा, जब मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा, तो मैं कौन से पैसे को यूज करूंगा? मेरी जेब में जो होगा, जो मेरी कमाई का होगा, मैं उसको यूज करूंगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, उसमें भी ध्यान से सुनिएगा। मेरे बालों के एटम में एनर्जी है। मेरे हर एक पूरी बॉडी पार्ट जो एटम से मिलकर बने होंगे, सबके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। सबकी एनर्जी को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा? वो टोटल एनर्जी। लेकिन इस वक्त मैं पढ़ाने के लिए अपनी टोटल एनर्जी को यूज कर रहा हूं क्या? अपने बाल की एनर्जी को, अपने रोए की एनर्जी को, अपने कपड़े की एनर्जी को यूज कर रहा हूं क्या? नहीं। मैं जो 2 रोटी खा के आया हूं, उस रोटी के दम पे जो अंदर मेरे अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा के तहत मैं बोल पा रहा हूं, और उसको हम बोलते हैं काम करने योग्य ऊर्जा। और उसी को साइंटिफिकली हम किस नाम से पुकारते हैं? गिब्स एनर्जी के नाम से पुकारते हैं, जिसको हमने यहां पे फ्री एनर्जी भी बोला है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास, अगर समझ में आ गया हो तो मेरे साथ साथ बोल सकते हैं आप कि दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 तरह की एनर्जी होती है। एक टोटल एनर्जी अवेलेबल इन दैट सिस्टम, एंड नेक्स्ट वन इज द एनर्जी व्हिच इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। काम करने वाली ऊर्जा जो होती है, जिससे काम हुआ, पर्टिकुलर काम हुआ, उस ऊर्जा की बात करें तो उस ऊर्जा को हम किस नाम से पुकारते हैं? गिब्स एनर्जी। तो अगर धूल के पार्टिकल्स जो मेज पे चिपक रहे थे एडजॉर्प्शन के दौरान, मैं बार बार इसी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर धूल के पार्टिकल पहले रैंडम थे, तो इसका मतलब पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी यानी होल एनर्जी ज्यादा थी, तभी तो वो मूव कर रहे थे। बाद में एक जगह पे वो स्थिर हो गए, चिपक गए, एडजॉर्ब हो गए, तो अब बताओ उसकी फ्री एनर्जी कम हुई है या बढ़ी है? ऑब्वियसली कम हुई है मेरे भाई। तो अगर कम हुई है तो इसको साइंटिफिकली हम क्या बोलेंगे? इसका डेल्टा जीबी क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब चिपकने के दौरान, एडजॉर्प्शन के दौरान सब कुछ ही नेगेटिव चल रहा है ना? डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होगा, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप इसको मिस कर दिए तो ऊपर पढ़ने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स में एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, दैट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये एक टॉपिक आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। मैं यहां पे इसकी ज्यादा डिटेल्स का नहीं कर पाऊंगा, दे पाऊंगा आपको। यहां पे मैं आपको बात करूं कि इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ध्यान से अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे डेल्टा एच जो है वो क्या है? जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, ध्यान से देखिए। और यहां पे डेल्टा एस भी क्या है? डेल्टा एस भी नेगेटिव है। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन के दौरान कभी भी डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं होता है। एक बात और जो आपको गौर से सुननी है, ध्यान से सुनना है, वो ये कि एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज व्हाट प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का भी मतलब समझाना पड़ेगा। ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस, ऐसी फिनोमेना जो अपने आप होती हो, जिसमें बाहर से ऊर्जा न लगानी पड़ती हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जब भी एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, तो थर्मोडायनेमिक रूल के तहत वहां पे हमेशा डेल्टा जी क्या होगा? हमेशा डेल्टा जी क्या होगा? हमेशा डेल्टा जी क्या होगा? हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर थर्मोडायनेमिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमेशा उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और यही बात मैंने यहां पे भी बताई है कि फ्री एनर्जी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है। फ्री एनर्जी हमेशा डिक्रीज करती है पार्टिकल्स की, और डिक्रीज करती है तभी उसको हम बोलते हैं कि, और एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और अगर स्पॉन्टेनियस होना है, डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है। और डेल्टा जी यहां पे नेगेटिव हो रहा है क्या? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है।
डेल्टा जी तभी नेगेटिव हो पाएगा मेरे भाई जब डेल्टा एच की वैल्यू, टोटल वैल्यू टी डेल्टा एस से क्या हो, बड़ी हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है कि हालांकि एडजॉर्प्शन के दौरान हमेशा डेल्टा एस नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, लेकिन हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से कम होनी चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। हो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से सारी चीजों को बता दूं, आपको समझ में आ जाए। मैंने एडजॉर्प्शन के बारे में बताया कि एडजॉर्प्शन के दौरान कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी हीट रिलीज होगी, रेंडमनेस डिक्रीज होगा, फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, और ऑब्वियसली अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वो उसको हम उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है, वो टी डेल्टा एस से बड़ी होनी चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, तभी डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, नेट वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक। लास्ट में मेरे पास 1 मिनट बचा है, तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता सकता हूं कि कैसे एक्सोथर्मिक होता है, हाउ डू यू फील इट। तो मैं यूं बताऊं, मेरे पास एक एग्जांपल है। आप में से किसी ने अगर आटा गूंथा हो तो जरूर अपना हाथ रेज करना। अगर आपने आटा गूंथा तो आटा गूंथते वक्त आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हीट निकलता है, हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है, खासकर सर्दियों के समय। तो आटा गूंथते वक्त वाटर के पार्टिकल्स आटे के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, चिपक जाते हैं, यानी एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। और जब भी एडजॉर्प्शन होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, हीट रिलीज होगी, और उसी हीट को हम महसूस करते हैं आटा गूंथते वक्त। ओके, दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको और समझा सकता हूं। अगर आपने कभी चने को या मूंगफली को भिगोया हो उसको स्प्राउट करने के लिए, तो रेज योर हैंड्स जिसने जिसने ऐसा किया है। अगर आप चने को भिगोते हो या मूंगफली को भिगोते हो कि भाई सुबह स्प्राउट हो जाएगा, उसको खा सकेंगे हम, तो ध्यान रखना जब सुबह आप वापस उस बर्तन में हाथ डालते हो जिसमें आपने स्प्राउट करने के लिए, जिसमें आपने चने को रखा था, मूंगफली को रखा था, तो वो पानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा मिलेगा, बढ़ा हुआ टेम्परेचर आपको मिलेगा, पानी गर्म मिलेगा। सिंपली इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई कि वहां पे एडजॉर्प्शन की फेनोमेना हुई है, क्योंकि वहां भी वाटर बाकी सारे सॉलिड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक लेयर बनाता गया है, और उसी लेयर की वजह से हीट रिलीज हुई है और हमें वहां पे गर्मी का एहसास हो रहा है। So hope everything is clear now. This is it. This is Praveen signing out until we meet again. Thank you.